एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा के मेन लीड कैरेक्टर को, जिसका नाम बोयान है। वो किसी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर इस ड्रामा की फीमेल लीड कैरेक्टर आती है, जिसका नाम सुजियान है। उसने वेडिंग ड्रेस पहना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आज बोयान और सुजियान की शादी है। वो दोनों साथ में अंदर आते हैं और उनके पेरेंट्स के सामने उनकी शादी हो जाती है। फिर बारी आती है किस करने की। बोयान सुजियान को किस करने जाता है तो सुजियान कहती है ऐसा करने की सोचना भी मत। वो मना करती है। बोयान कहता है हमें लोगों को दिखाना तो पड़ेगा कि हम सच में शादी कर रहे हैं। वो सुजियान को किस करने जाता है पर वो उसको छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गिरते हुए सुजियान कहती है मुझे ना चाहते हुए भी ये शादी करनी पड़ रही है, वो भी इस बदमाश से। अब यहाँ से कहानी 3 दिन पीछे चली जाती है। हम सुजियान को देखते हैं जो कि एक नॉवेल लिख रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक राइटर है और वो अभी एक छोटी सी कंपनी के लिए काम कर रही है। सुजियान नॉवेल लिखकर कंपनी को भेज देती है, पर वो लोग उसको वेबसाइट पर अपडेट ही नहीं कर रहे होते हैं। फिर उसको इसका रीजन पता चलता है। दरअसल सुजियान के डैड ने उसके कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करके नोवेल को पॉज करवा दिया है। इससे सुजियान को अपने डैड पर काफी गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं बोयान को, जो कि एक काफी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। उसने बहुत सारी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी को इतना बड़ा बनाया है। साथ ही वो काफी हैंडसम है और अपने काम की वजह से वो चाइना में काफी फेमस भी है। अब वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है उसी कंपनी के लिए सुजियान काम करती है। उसके बाद हम देखते हैं सुजियान काफी गुस्से में अपने डैड से मिलने आती है। सुजियान के डैड सूज ब्यूटी ग्रुप के मालिक है, जो कि काफी बड़ी कंपनी है। सुजियान अपने डैड से कहती है ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं तुमने कॉलेज में ही नॉवेल लिखना स्टार्ट किया था, तुम्हें नॉवेल्स लिखते हुए काफी साल हो चुके हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। सुजियान कहती है डैड पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मुझे नॉवेल लिखना बहुत पसंद है, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी राइटर बनूं और मैं अपना ये सपना जरूर पूरा करूंगी। तो उसके डैड कहते हैं क्या तुम भूल गई कि 3 साल पहले तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। दरअसल 3 साल पहले सुजियान ने अपने डैड से 3 साल का टाइम मांगा था और कहा था कि 3 साल में वो बहुत बड़ी राइटर बन जाएगी, साथ ही उसका एक हैंडसम बॉयफ्रेंड भी होगा और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वो कंपनी की प्रेसिडेंट बनकर बिजनेस संभालेगी। ये सभी बातें सुजियान ने एक पेपर में लिखकर अपने डैड को दिया था और उन्होंने उस पेपर को अब तक संभाल कर रखा है। ये देखकर सुजियान हैरान रह जाती है। सुजियान कहती है मैंने तो उस वक्त बस मजाक किया था और वैसे भी मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है और हम शादी करने का भी सोच रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं अगर ऐसा है तो जल्दी उससे शादी कर लो। शादी करने के लिए वो सुजियान को 36 घंटे का टाइम देते हैं। वो कहते हैं अगर 36 घंटे के अंदर तुमने शादी नहीं की तो मैं अपने सारे शेयर्स तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तुम्हें फैमिली बिजनेस संभालना ही होगा। सुजियान के डैड जिद पर अड़ जाते हैं तो सुजियान काफी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बोयान अपने असिस्टेंट यूचैन के साथ ताओरेन लिटरेचर नेटवर्क कंपनी में आया होता है। क्योंकि ये कंपनी छोटी है तो बोयान इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है और इसी कंपनी के लिए सुजियान काम करती है। कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ बोयान की मीटिंग है, इसी वजह से वो यहाँ पर आया है। बोयान को पता चलता है कि प्रेसिडेंट कुछ मिनट में ऑफिस पहुँच जाएंगे तो वो बैठकर प्रेसिडेंट का वेट करने लगता है। तभी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए सुजियान भी वहाँ पर पहुँच जाती है। सुजियान बोयान को बैठा देखती है पर उसका चेहरा नहीं देख पाती है। सुजियान कंपनी के प्रेसिडेंट से अब तक नहीं मिली है तो वो बोयान को ही प्रेसिडेंट समझ बैठती है। तो वो उससे कहती है सर मैं आपकी कंपनी की ही एक राइटर हूँ, अभी मैं जिस नॉवेल पर काम कर रही हूँ आपने उसको पॉज पर रख दिया है, तो मैं आपसे इसका रीजन जानने आई हूँ। तभी बोयान सुजियान की तरफ देखता है, जिससे सुजियान हैरान रह जाती है। वो कहती है बोयान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बोयान कहता है मैं यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, वैसे लिल नांस मर्डर नॉवेल की ऑथर क्या तुम ही हो। सुजियान कहती है हाँ मैं ही हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है। यहाँ पर सुजियान को लगने लगता है कि बोयान ने उसको परेशान करने के लिए उसके नॉवेल को पॉज करवा दिया है। तो वो बोयान को बहुत ज्यादा बातें सुनाती है और काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब सुजियान स्कूल में थी तो वो काफी मोटी थी, इसी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स उसको बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। उसी स्कूल में बोयान भी पढ़ता था और सुजियान और बोयान फ्रेंड्स थे। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। बोयान प्रेसिडेंट से मिलता है और मीटिंग काफी अच्छी जाती है। वो लोग 5 दिन बाद डील साइन करने का डिसाइड करते हैं। साथ ही बोयान प्रेसिडेंट से ये भी कहता है कि मैं आपकी कंपनी की एक नॉवेल पढ़ रहा हूँ जिसका नाम लिन नांस मर्डर है, पर काफी दिनों से उसकी आगे की स्टोरी अपडेट ही नहीं हो रही है। प्रेसिडेंट कहता है आप चिंता मत कीजिए, उस पे जल्दी अपडेट आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं सुजियान एक कैफे में बैठी होती है। तभी उसको उस इंसान का मैसेज आता है जो कि उसके नॉवेल का बहुत बड़ा फैन है। उसका फैन पूछता है कि उसके नॉवेल की आगे की अपडेट क्यों नहीं आ रही है। तो सुजियान अपने फैन को बता देती है कि उसके नॉवेल को पॉज कर दिया गया है और अगर कुछ घंटों में उसको शादी करने के लिए कोई लड़का नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी उसको अपनी
फैमिली बिजनेस संभालना पड़ेगा। उसका फैन कहता है अगर ऐसा है तो पार्क में जो ब्लाइंड डेट कॉर्नर है वहाँ पर आपको शादी के लिए लड़का मिल सकता है। सुजियान को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है तो वो अपने फैंस को सजेशन देने के लिए थैंक्स कहती है। फिर हमें पता चलता है कि दरअसल बोयान सुजियान का फैन बनकर उसको मैसेज कर रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हम देखते हैं बोयान की मॉम को जो कि फोन कॉल पर बोयान से बात कर रही होती हैं, साथ ही अपने टैब पर काफी सारी लड़कियों की फोटोज देख रही होती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि बोयान जल्दी शादी कर ले। बोयान कहता है मॉम आप जिन लड़कियों की फोटोज मुझे भेजती हैं मुझे उस तरह की लड़की से शादी नहीं करनी है। मैं एक बहुत ही सिंपल लड़की से शादी करना चाहता हूँ और अगर आपको सिंपल लड़कियाँ नहीं मिल रही है तो आप ब्लाइंड डेट कॉर्नर जा सकती हैं जो कि पार्क में है। वहाँ पर आपको बहुत सारी सिंपल लड़कियाँ मिल जाएगी। बोयान की मॉम कहती है ठीक है मैं वहाँ पर चली जाऊंगी पर तुम रात को मेरे साथ डिनर करने के लिए चले आना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुजियान अपनी फ्रेंड साउची के साथ ब्लाइंड डेट कॉर्नर आई होती है ताकि एक लड़का ढूंढ सके जिसके साथ वो नकली शादी कर सके। कई घंटों तक वो लोग वहीं पर रहते हैं पर उनको एक भी लड़का नहीं मिलता है। तभी सुजियान को उसके डैड का मैसेज आता है कि उसके पास अब सिर्फ 3 घंटे ही बचे हैं। इससे सुजियान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी क्योंकि उसको अब तक कोई लड़का नहीं मिला है। उसी वक्त वहाँ पर बोयान की मॉम आ जाती है। उनको देखकर सुजियान उनको पहचान जाती है कि वो बोयान की मॉम है। बोयान की मॉम को थोड़ा टाइम लगता है पर वो भी सुजियान को पहचान ही जाती है। बोयान की मॉम कहती है तुम तो काफी बदल गई हो और काफी प्रिटी भी हो गई हो, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो साउची कहती है वैसे क्या आप यहाँ पर अपने लिए बहू ढूंढने आई हैं? बोयान की मॉम कहती है हाँ मैं उसी काम के लिए आई हूँ और मेरा बेटा सुजियान को बचपन से जानता है। बोयान की मॉम सुजियान को अच्छे से देखती है तो सुजियान उनको काफी सिंपल लड़की लगती है। बोयान की मॉम सुजियान से पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो? साउची देखती है कि बात बन रही है तो वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर सके। बोयान की मॉम कहती है चलो कुछ खाते हुए बात करते हैं क्योंकि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और कुछ देर में बोयान भी वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसको वहाँ पर बुलाया होता है। वो दोनों हैंडशेक करते हैं तो एक दूसरे का हाथ जोर से दबाने लगते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्कूल में कोई भी स्टूडेंट सुजियान का डेस्कमेट नहीं बनना चाहता था तो बोयान उसका डेस्कमेट बन गया था जिससे सुजियान को काफी खुशी हुई थी। टीचर के जाने के बाद बोयान ने सबसे कहा था कि आज के बाद अगर कोई भी सुजियान को परेशान करेगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि उसको सिर्फ मैं परेशान करूंगा। फिर वो सुजियान को परेशान करने लगता है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं तो बोयान की मॉम उन दोनों को बैठने के लिए कहती है तो वो बैठ जाते हैं। बोयान की मॉम सुजियान को बोयान के बारे में बताती है कि उसकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है और अब तक वो सिंगल भी है। तो तुम बोयान के बारे में क्या सोचती हो? सुजियान कहती है मुझे लगता है बोयान काफी अच्छा है। तो बोयान की मॉम कहती है मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ, तुम दोनों बचपन से दोस्त हो और अब तुम्हारी एज भी काफी हो चुकी है तो इस वक्त तुम दोनों को अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तभी सुजियान को उसके डैड का कॉल आता है तो वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है। सुजियान अपने डैड से कहती है डैड आपने मुझे काफी कम टाइम दिया था, मुझे कुछ दिनों का टाइम तो दीजिए। उसके डैड कहते हैं नहीं दूंगा, तुम्हारे पास अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, इसीलिए घर वापस आ जाओ और फैमिली बिजनेस संभालने के लिए रेडी हो जाओ। सुजियान कहती है डैड आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। तो उसके डैड कहते हैं क्या तुम फिर घर से भागने का सोच रही हो? तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो पर इस बार तुम भाग नहीं पाओगी। बोयान भी बाहर आ गया होता है तो वो सुजियान की बातें सुन रहा होता है। सुजियान कहती है डैड आप मुझे मेरी शादी को लेकर धमका नहीं सकते, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मैं सच में आपका बिजनेस संभालना नहीं चाहती हूँ। लेकिन उसके डैड उसकी एक नहीं सुनते हैं और फोन काट देते हैं। सुजियान काफी परेशान हो जाती है और कहती है अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, पता नहीं मुझे बॉयफ्रेंड कहाँ पर मिलेगा। तभी बोयान कहता है क्या तुम सच में बिजनेस नहीं संभालना चाहती हो? मुझे तो लगा था कि इतने सालों में तुम बिजनेस करना सीख गई होगी। ये सुनकर सुजियान कहती है तुम मुझे हमेशा परेशान करना चाहती हो, सही कहा ना, अब तो तुम खुश हो ना क्योंकि मैं परेशान हूँ। सुजियान सैड होती है जो कि बोयान को अच्छा नहीं लगता है। बोयान सोचता है और कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर सुजियान हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों अंदर आते हैं। बोयान अपनी मॉम से कहता है मॉम हम दोनों कल ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ये सुनकर उसकी मॉम हैरान रह जाती है कि इतनी जल्दी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बोयान और सुजियान मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए होते हैं। बोयान सुजियान से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है तो तुम चाहो तो पीछे हट सकती हो। सुजियान कहती है मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। वो दोनों यहाँ पर अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। कुछ देर में वहाँ पर उन दोनों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। सुजियान पूछती है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसके डैड कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है तो मुझे यहाँ पर होना ही था। बोयान सुजियान के डैड को अंकल कहता है तो सुजियान के डैड कहते हैं मुझे तुम आज से डैड कहो। बोयान की मॉम सुजियान से कहती है तुम भी मुझे मॉम कहना। सुजियान कहती है मैंने बोयान से बात कर ली है, हमने कल वेडिंग सेरेमनी रखने का प्लान किया है। ये सुनकर उन दोनों के पेरेंट्स
पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं, साथ ही बोयान भी हैरान रह जाता है क्योंकि सुजियान ने मैरिज सेरेमनी को लेकर उससे कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। सुजियान के डैड कहते हैं पर हम वेडिंग सेरेमनी बहुत ही धूमधाम से करना चाहते हैं, हमें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बुलाना है, तो इतने कम टाइम में ये सब कैसे हो पाएगा। तो सुजियान कहती है पर हम दोनों बहुत ही सिंपल वे में शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली बोयान मेरे लिए ऐसा करना चाहता है, हम शादी को 1 साल तक छुपा कर रखना चाहते हैं। जब मैं अपना नोवेल पूरा कर लूंगी तो हम लोग एक ग्रैंड सेरेमनी रखेंगे। बोयान सुजियान का साथ देता है और कहता है हाँ हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है। बोयान की मॉम कहती है ठीक है मुझे कोई परेशानी नहीं है, सुजियान अपना करियर बनाना चाहती है, ये काफी अच्छी बात है और वैसे भी 1 साल की ही तो बात है। सुजियान के डैड को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहते हैं, पर बोयान की मॉम सुजियान के डैड को मना लेती है। बोयान की मॉम कहती है कल तुम दोनों की शादी है तो आज रात तुम दोनों को साथ रहना चाहिए, मैं तुम दोनों के लिए होटल में एक रूम बुक कर देती हूँ। ये सुनकर सुजियान हैरान रह जाती है। सुजियान के डैड कहते हैं ये आइडिया काफी अच्छा है। बोयान सुजियान को पकड़ लेता है और कहता है मॉम कितनी अच्छी है, हम दोनों के बारे में कितना सोचती है, पर सुजियान को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर कुछ देर बाद उनके पेरेंट्स उन दोनों को लेकर उस होटल रूम में आ जाते हैं जो कि उन्होंने बुक किया है। सुजियान के डैड बोयान को लेकर बैल्कनी में आ जाते हैं ताकि अकेले में उससे बात कर सके। सुजियान के डैड कहते हैं बोयान मुझे सच सच बताओ कि कहीं तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने रिसेंटली काफी सारे रोमांटिक ड्रामास देखा है, तुम दोनों का बिहेवियर देखकर मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। बोयान कहता है इसका मतलब आपको हम पे भरोसा नहीं है। तो सुजियान के डैड कहते हैं सही कहा। बोयान कहता है तो मैं आपको कन्विंस कैसे करूँ। सुजियान के डैड कहते हैं देखो तुम दोनों काफी सालों से नहीं मिले थे और अब तुम दोनों अरेंज मैरिज कर रहे हो, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो तुम दोनों इंटीमेट नहीं होगे, तुम दोनों जो भी करोगे सब कुछ एक नाटक होगा, इसीलिए मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है तो सुजियान को फैमिली बिजनेस संभालना ही होगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। बोयान कहता है आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। सुजियान के डैड कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी कहा वैसा कुछ भी ना हो। काफी रात हो चुकी होती है तो उन दोनों के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, पर बोयान को कुछ तो गड़बड़ लगता है तो सुजियान के करीब आकर कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम दोनों इस रूम में क्यों हैं। सुजियान कहती है मुझे जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगी कि तुम मुझे बुली कर रहे हो। बोयान कहता है तुम मेरी मॉम को ये बताओगी कि मैं इस रूम में तुम्हें बुली कर रहा हूँ, सही कहा ना, तुम खुद ही सोच लो कि वो इसका क्या मतलब समझेंगी। तभी रूम के अंदर उन दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं। सुजियान के डैड कहते हैं माफ करना मैं अपना बैग भूल गया था। वो अपना बैग लेते हैं और कहते हैं तुम दोनों कंटिन्यू रखो मैं जा रहा हूँ, फिर वो चले जाते हैं। सुजियान खुद को छुड़ाती है और कहती है क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। तभी बोयान सुनता है कि उनके पेरेंट्स फिर से अंदर आ रहे हैं, वो दरवाजा खोल रहे हैं। बोयान सुजियान को सोफे की तरफ पुश करता है ताकि अपने पेरेंट्स को दिखा सके कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स अंदर आते हैं तो उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। बोयान की मॉम कहती है मैं भी अपना बैग भूल गई थी। वो अपना बैग लेती हैं और जाने लगती हैं तो बोयान कहता है मॉम आप प्लीज रूम कार्ड यहीं पर छोड़ दीजिए। तो उसकी मॉम रूम कार्ड छोड़ देती हैं और चली जाती हैं। उनके जाने के बाद बोयान सुजियान को समझाता है कि उसको पता था कि उनके पेरेंट्स जानबूझकर अपना बैग छोड़कर गए थे ताकि वो वापस आकर चेक कर सके कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, इसीलिए उसको वैसा नाटक करना पड़ा कि वो सुजियान के साथ रोमांस कर रहा है। बोयान कहता है चलो अब हम काम की बात करते हैं। फिर हमें पिछले दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बोयान कहता है मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर सुजियान हैरान रह जाती है। सुजियान कहती है पर तुम्हारी तो एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम राउशी है, सही कहा ना, ये बात सबको पता है, इसीलिए मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। बोयान कहता है ये एक सीक्रेट मैरिज होगा, किसी को क्या ही पता चलेगा। सुजियान कहती है लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि तुम मेरा कैरियर खत्म करना चाहते हो, तुमने मेरा नोवेल पॉज करवा दिया है। बोयान कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस बिजनेस के सिलसिले में प्रेसिडेंट से मिलने गया था। यहाँ पर सुजियान को क्लियर हो जाता है कि बोयान उसका कैरियर खत्म नहीं करना चाहता है। अब सुजियान को कोई लड़का तो मिल नहीं रहा है, इसीलिए वो बोयान से शादी करने के लिए मान जाती है, पर वो पहले ही क्लियर कर लेती है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। सुजियान मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बनवा कर लाई होती है जो कि वो बोयान को देती है और कहती है कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो साइन कर दो। बोयान कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 1 साल तक रहेगा, 1 साल के बाद वो डिवोर्स ले लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे को एक्सपोज और एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बोयान कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के वक्त किसी दूसरे पर्सन को डेट नहीं कर सकते हैं। ये चीज कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करने के बाद बोयान साइन कर देता है। बोयान कहता है कल शादी के लिए लेट मत हो जाना, फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे सुजियान हैरान रह जाती है क्योंकि उसको लगा था कि बोयान उसके साथ यहीं पर रुकने वाला है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। बोयान और सुजियान की बहुत ही सिंपल वे में शादी हो जाती है। फिर बारी आती है किस करने की। बोयान सुजियान को किस करने जाता है जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। बोयान सुजियान को ऐसे पोजीशन
सिचुएशन में लाता है जिससे सबको ऐसा लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बोयान सुजियान से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। यहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है जिससे उन दोनों के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। अब सुजियान की शादी बोयान से हो चुकी है तो अगले दिन सुजियान बोयान के घर रहने चली आती है। तो उसको पता चलता है कि बोयान बहुत बड़े घर में अकेले रहता है। घर का जो बटलर होता है वो सुजियान को घर दिखाता है तो सुजियान कहती है इतने बड़े घर में आप दोनों अकेले कैसे रहते हैं, अगर घर में कोई चोर घुस गया तो? बटलर कहते हैं आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि घर में इंटेलिजेंट एंटी थेफ्ट सिस्टम लगा है। वो सुजियान को एक रिमोट दिखाते हैं और कहते हैं इस बटन को दबाने से ये पूरा घर लॉक्ड हो जाएगा जिसकी वजह से चोर भाग नहीं पाएगा। तभी सुजियान को उसकी कंपनी के प्रेसिडेंट का कॉल आता है जो कि उसको बताते हैं कि वो उसके नॉवेल को रिज्यूम करने वाले हैं, पर उसके पास कल सिर्फ 3 बजे तक का ही टाइम है। अगर वो टाइम पर नॉवेल की आगे की अपडेट सबमिट नहीं कर पाई तो उसके नॉवेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब सुजियान को एक मौका मिला है जिसकी वजह से वो काफी खुश होती है। वो जल्दी से अपने रूम में आती है और नॉवेल लिखना स्टार्ट करती है, पर वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही होती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या लिखे, तो मूड फ्रेश करने के लिए अपनी फ्रेंड साउची के साथ क्लब आ जाती है। साउची सुजियान के साथ एक फोटो लेती है और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ मजे करने क्लब आई है। उसने बोयान को भी टैग किया होता है तो वो भी पोस्ट देख लेता है जिससे वो हैरान रह जाता है। वो फौरन क्लब के लिए निकल जाता है। साउची को पता था कि बोयान पोस्ट देखकर यहाँ पर जरूर आएगा क्योंकि उसने बोयान को ही बुलाने के लिए पोस्ट किया था। साउची सुजियान और बोयान को करीब लाना चाहती है, इसीलिए वो सुजियान को क्लब में अकेले छोड़कर चली जाती है। वहाँ पर सुजियान को उसका एक क्लासमेट मिल जाता है जिसके साथ वो ड्रिंक करने लगती है। जब बोयान वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि सुजियान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है जिसकी वजह से वो होश में नहीं है। तो बोयान उसको उठाता है और उसको लेकर घर आ जाता है। जब सुबह सुजियान की नींद खुलती है तो वो खुद को घर पे पाती है, साथ ही उसके कपड़े भी चेंज्ड होते हैं जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं बोयान ने उसके कपड़े तो चेंज नहीं किए थे। पर काफी ज्यादा सोचने पर उसको याद आता है कि रात को बोयान उसको कमरे में सुलाकर चला गया था। उसने खुद ही अपने कपड़े चेंज किए थे, साथ ही उसने बोयान के सामने बहुत ही अजीब हरकतें करी थी जिसकी वजह से वो काफी एम्बैरेसिंग फील करने लगती है और सोचने लगती है कि वो बोयान के सामने कैसे जाएगी। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है तो बोयान नहाकर बाहर आता है। उसको बाथरूम में देखकर सुजियान सरप्राइज रह जाती है। वो बोयान को ही देख रही होती है तो बोयान कहता है क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ? सुजियान सिर हिलाकर हाँ कहती है, पर वो जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुजियान अभी भी बोयान को ही देखे जा रही होती है तो बोयान कहता है मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ तो तुम मुझे क्यों देख रही हो? ये सुनकर सुजियान अपनी आंखें बंद कर लेती है तो बोयान उसके करीब आता है और कहता है तुम कब से इतनी ज्यादा साई बन गई, क्योंकि रात को तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सुजियान कहती है बकवास करना बंद करो, और वैसे ये मेरे रूम का बाथरूम है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर निकलो यहाँ से। बोयान कहता है ये मेरा रूम हुआ करता था तो मेरी हैबिट की वजह से गलती से मैं यहाँ पर आ गया। फिर बोयान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सुजियान अपनी नॉवेल लिख रही होती है, पर उसको अब भी समझ नहीं आ रहा होता है कि इस नॉवेल के लास्ट चैप्टर को वो किस तरह से फिनिश करे। तभी वहाँ पर बटलर आते हैं और सुजियान को बताते हैं कि खाने का वक्त हो गया है, पर सुजियान कहती है मेरे पास खाने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। ये सुनकर बटलर वहाँ से चले जाते हैं। बोयान खाना खाने के लिए बैठा होता है और सुजियान का वेट कर रहा होता है। तभी बटलर आकर बोयान को बताते हैं कि सुजियान अपना काम कर रही है इसीलिए वो खाना खाने नीचे नहीं आएगी, तो क्या मैं खाना उनके कमरे में पहुँचा दूं? बोयान कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो घर का नेटवर्क जैम कर देता है, मतलब कि घर में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा, साथ ही इंटरनेट भी काम नहीं करेगा। सुजियान अपना नॉवेल ऑनलाइन लिख रही थी तो इंटरनेट जाने की वजह से वो हैरान रह जाती है कि इंटरनेट काम क्यों नहीं कर रहा है। वो नीचे आती है और यही बात बोयान को बताती है। तो बोयान कहता है अगर तुम्हें अपना काम जल्दी शुरू करना है तो पहले खाना खा लो क्योंकि मैंने ही इंटरनेट काटा है। सुजियान के पास और कोई ऑप्शन तो होता नहीं है तो वो बैठकर खाना खाने लगती है। रात को सुजियान अपनी फ्रेंड के साथ क्लब चली गई थी और वहाँ पर किसी लड़के के साथ वो बैठकर ड्रिंक कर रही थी। इसी बात को लेकर उन दोनों में यहाँ पर बहस हो जाती है। सुजियान खाना नहीं खाती और गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। अब घर में इंटरनेट नहीं होता है तो वो अपना लैपटॉप और फोन बैग में रखती है ताकि बाहर जाकर वो किसी कैफे में बैठकर नॉवेल को पूरा कर सके। सुजियान को जाते हुए देखकर बोयान उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? तो सुजियान कहती है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। सुजियान ने खाना नहीं खाया, साथ ही उसका जवाब बोयान को पसंद नहीं आता है तो वो रिमोट उठाता है और डोर को लॉक कर देता है। सुजियान बोयान को डोर खोलने के लिए कहती है पर वो मना कर देता है, जिसकी वजह से सुजियान गुस्सा हो जाती है और बोयान से रिमोट छीनने लगती है। जैसे तैसे करके सुजियान बोयान से रिमोट ले लेती है पर वो गलत बटन प्रेस कर देती है, जिसकी वजह से एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी ऑन हो जाता है, मतलब कि पूरा घर लॉक हो जाता है। बटलर बाहर काम कर रहे होते हैं तो सुजियान उनसे हेल्प मांगती है। बोयान बटलर को रिमोट दिखाता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। सुजियान बोयान से रीजन पूछती है कि बटलर किम कहाँ चले गए? तो बोयान बताता है कि मेरी मॉम के घर पे एक रिमोट रखा है जिससे ये घर अनलॉक हो जाएगा, वो वहीं लाने गए हैं। कई घंटों से वो दोनों उस घर में फंसे हुए होते हैं। सुजियान का डेडलाइन भी खत्म हो जाता है जो कि 3 बजे तक का था। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। सुजियान अब तक अपना नॉवेल
फिनिश नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होती है। तो बोयान उसके पास आता है और नॉवेल लिखने में उसकी मदद करने लगता है। वो दोनों रात भर जाग कर स्टोरी क्रिएट करने में लगे होते हैं और फाइनली सुबह तक वो लोग नॉवेल फिनिश कर देते हैं। सुजियान फौरन नॉवेल को अपलोड कर देती है और यही बात वो प्रेसिडेंट को वॉइस मैसेज कर देती है और इतना लेट होने के लिए वो उनसे माफी भी मांग लेती है। वहीं बोयान तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। प्रेसिडेंट का रिप्लाई न आने की वजह से सुजियान काफी परेशान हो जाती है। तो वो प्रेसिडेंट को कॉल करती है तो उसको पता चलता है कि प्रेसिडेंट तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने वाले हैं। सुजियान प्रेसिडेंट को समझा पाती है कि वो नॉवेल अपडेट करने में लेट क्यों हो गई, उससे पहले ही प्रेसिडेंट फोन काट देते हैं। इससे सुजियान काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। सुजियान प्रेसिडेंट से मिलने के लिए कंपनी आती है पर उसको पता चलता है कि वो तो एक पार्टी में गए हैं। तो सुजियान प्रेसिडेंट से मिलने के लिए पार्टी में जाने लगती है। वहीं पार्टी में बोयान भी आया होता है और उसकी पार्टनर होती है राउशी, जो कि एक एक्ट्रेस है। लोगों को लगता है कि राउशी बोयान की गर्लफ्रेंड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब प्रेसिडेंट डू पार्टी में पहुंचते हैं तभी सुजियान भी वहां पर पहुंच जाती है। वो प्रेसिडेंट डू से कहती है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने अपने नॉवेल का नया चैप्टर अपलोड कर दिया है। मुझे पता है कि मैं लेट हो चुकी थी, पर प्लीज आप मुझे एक और चांस दे दीजिए। प्रेसिडेंट डू कहता है, क्या तुमने कमेंट्स चेक किया? किसी को भी तुम्हारा लेटेस्ट चैप्टर पसंद नहीं आया? सुजियान तभी कमेंट्स चेक करती है तो उसको पता चलता है कि लोगों को उसका नॉवेल पसंद नहीं आया है। प्रेसिडेंट डू कहता है, तुम एक नॉवेलिस्ट नहीं बन सकती हो, तुम इस इंडस्ट्री में फिट ही नहीं बैठती हो, नॉवेल लिखना तुम्हारी बस की बात ही नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूँ। अब मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। उन दोनों को वहाँ पर बोयान देख लेता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये ड्रामा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जो मन करे कर दीजिएगा। एंड इस ड्रामा का पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।